आजादी के समय में पाकिस्तान में 20.4% की माइनॉरिटी थी। 2015 में 2.3% की बची। कहां गए वो लोग? अरे आप बताइए ना। उन लोगों के लिए आप कभी नहीं बोल पाए, उन लोगों के लिए आप कभी नहीं बोल पाए। या तो मार दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए, या फिर उनको भगा दिया गया। वो लोग कहां गए? अगर आप उनके लिए कभी बात नहीं कर सकते तो यहाँ पे आके बात मत करिए, यहाँ पे आके बात मत करिए। ये क्यों बोलने लगे, ये तेज क्यों बोलने लगे? फंस गए। अरे फंस गए। हमारे मोहल्ले में सुनिए ना, सैकड़ों परिवार हमारे मोहल्ले में रहने पंजाबियों के जो पाकिस्तान से आए। 5 सेकंड सुनिए। ये लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो 20% से घट करके 2% हुआ, ये मान नहीं सकते कि या तो उनको मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, वो बेचारे भाग झूठ बोलते हैं आप देश के सामने। सैकड़ों लाखों लोग रह रहे, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, लाखों लोग रह रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं देश के साथ। हमारे आप देश हिंदुस्तान पाकिस्तान लाकर आप हिंदू मुसलमान करके एक बार सुन लीजिए, फिर मुझे रिजवी साहब का रुख करना है, रिजवी साहब का रुख करना है। हाँ, ये हमारे देश की एक कमिटमेंट का विषय है कि ये लोग जो भी तीनों हमारे इन देशों में रहे, जिनके साथ ऐसी प्रताड़ना हुई, अगर भारत उनको शरण नहीं देगा तो कौन देगा? ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, रिजवी साहब, एक सेकंड, हाजिक जी, हाजिक खान, एक सेकंड। आपने तस्वीर नहीं देखी आज तक? कैसे जला वैसा दिखा दो। क्या हुआ? आप दिखा दो 5000 लोग। अगर ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं मुमताज आलम रिजवी का रुख करूंगी। मुमताज आलम रिजवी, अगर कोई धार्मिक प्रताड़ना का शिकार है, कोई माइनॉरिटी है, या फिर उनकी संख्या कम हो रही है, जिस तरह की बात यहां पर चल रही है, अगर उसको अपने यहां जगह दी जा रही है, नागरिकता दी जा रही है, तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इससे पहले भी अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि नागरिकता दी जाती रही है, पहली बार नहीं हो रहा है। अगर नागरिकता दी जा सकती है और दी जाती रही है तो सवाल यह है कि इस नए कानून की जरूरत क्या थी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहां तक लागू करने की बात है, आप बताइए, नोटबंदी है जिसने हाहाकार मचा दिया, न जाने कितने लोगों की जान ले ली, उस नोटबंदी को लागू ऐसे किया गया कि कैबिनेट को पता नहीं था। फिर और आ जाइए, जीएसटी इतनी जल्दबाजी में लागू किया गया कि उसके बाद न जाने कितने अमेंडमेंट करने पड़े। तीसरे नंबर पे आ जाइए, इन्होंने लॉकडाउन जब करना था तो लॉकडाउन ऐसे कर दिया अचानक। रिजवी साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि 2019 में जिस तरह की स्थिति बनी थी, या 2020 की शुरुआत में जिस तरह की स्थिति बनी थी, क्या वो दौर फिर से वापस आ रहा है? क्या उसी तरह से स्थिति देखने को मिलेगी सड़कों पर? नहीं, कोई वैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी चाहती है कि ऐसी स्थिति बने, वरना आप बताइए, आप रोज कह रही हैं या ये लोग कह रहे हैं कि मुखालफत हो रही। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ कहा? क्या जमीयत उलमा हिंद ने कुछ कहा? क्या जमाते इस्लामी हिंद की तरफ से कोई बयान आया? क्या इस तरीके के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दरअसल आपके ओवैसी साहब तो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमान खड़ा हो जाए। नहीं, ओवैसी साहब ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी तो जाहिर है कि वो चाहेगी कि हमें कोई इशू मिले और हम बोले। ओवैसी साहब अगर हो रहे थे तो ये तो लगातार मूवमेंट चलना चाहिए था ना। जब एक कानून बन गया तो कानून को लागू होना तय है। तो ये कानून जिस तरीके से किसान 3 कृषि कानून आया था, तो किसान को पता था कि ये लागू होगा। हाजिक साहब तो यहाँ पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। आप भी इसको राजनीतिक मुद्दा मान रहे हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं ममता जी से काउंटर रिएक्शन लूंगी और फिर जवाब साहब का रुख करूंगी। रिजवी साहब, आपको भी ये चुनावी हथकंडा लगता है, ये राजनीतिक मुद्दा लगता है? जी नहीं, चुनावी हथकंडा भी मुझे लग रहा है और ये बीजेपी की बेवकूफी भी लग रही है। अच्छा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम इख्तियार में आए तो आए कैसे? कहीं राम मंदिर आ रहा है, कहीं यूसीसी आ रहा है। क्या राम मंदिर कम पड़ गया था ममता जी? राम मंदिर कम पड़ गया था क्या कि इस तरह के मुद्दे भी लाने पड़ेंगे? हिमानी जी, पहली बात नहीं बन रहा क्या?
जी हिमानी जी, पहली बात बड़ा दुख होता है मुझे जब मेरे ऐसे भाई लोग आते हैं और इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर इस तरीके की बात करते हैं, बोलते हैं कि ये एक बेफजूल का मुद्दा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मुखालफत किसी ने की नहीं तो ये विषय क्यों आ रहा है। अरे मेरे बड़े भाई, अगर मीडिया प्रश्न पूछेगी देश के गृह मंत्री से सीएए के बारे में, तो क्या वो बताएंगे नहीं कि सीएए के साथ क्या होने वाला है, या इस देश में सीएए लागू होने वाला है कि नहीं होने वाला है? या आपने अपने मन में मुंगेरी लाल की खिचड़ी कैसे पका ली कि मुखालफत की बात कौन कर रहा है? मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनिए, शांति रखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी। सुनिए, तसल्ली रखिए, पानी रखा है तो पानी पी लीजिए, ठीक है? आप वो लोग हैं जिन्होंने सीएए के नाम पर इस देश के अंदर, देश की राजधानी में कत्लेआम मचवाया। आप लोगों ने बहुत झूठ फैलाया। आज ये बात उठा रहे हैं कि सीएए के अंदर जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं उनको नागरिकता देने की बात क्यों नहीं हो रही है। अरे कैसे प्रश्न करते हो आप लोग? पीछे की रोटी खाई है क्या आप लोगों ने? सीएए मेरे बड़े भाई वो कानून है जिसमें धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी परसिक्यूटेड थी उनको भारतवर्ष में जो आ चुके 31 दिसंबर 2014 तक उनको नागरिकता दी जाएगी। अरे मेरे बड़े भाई, खुदा के बंदे ये बता दो कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान कैसे माइनॉरिटी हो गया और कैसे वो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो गया, बताइए ना। अरे नहीं मेरे बड़े भाई, ये तो लॉजिकल प्रश्न है ना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे सुमड़ी में गुमड़ी करके गाड़ी घुमानी आती है तो हम लोगों को भी आपकी नकेल कसनी आती है। आज आप लोग यही कर रहे हो। जब से आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला है कि भैया ये इस देश का अधिकार है और डंके की चोट पर कहा है कि सीए लागू होगा, आप लोग क्या अर्थ का अनर्थ कर रहे हो? आप लोग क्या अर्थ का अनर्थ कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ कि सीए लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलो ना कि जो माइनॉरिटी है, जो परसिक्यूटेड है, हम उन अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके साथ पाकिस्तान ने गलत किया, अफगानिस्तान ने गलत किया, बांग्लादेश ने गलत किया, जवाब उनको यहाँ नागरिकता मिलेगी, हम उनका सम्मान करते हैं। आपके मुंह से ये क्यों नहीं फूटता? ठीक है, आपके मुंह से ये क्यों नहीं फूटता? ठीक है, एक एक करके आप बताइए। ठीक है ममता जी, जवाब ले लेती हूँ। उनके साथ क्या एक एक करके, एक एक ने, अमित शाह जी ने, जवाब प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, हाँ। तो आप लोग उनको सलाम करने के बजाय कोस रहे हो। जवाब ले लेती हूँ। हालांकि ममता जी, आप जो चुटकी ले रही है ना, ये पहाड़ी उसमें सुमड़ी में गुमड़ी, पता नहीं उनको कितना समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार रिजवी साहब पे जवाब साहब का रुख कर रही हूँ। हाँ रिजवी साहब, क्विक रिएक्शन 30 सेकंड। हाँ जी, मैं क्विक ममता जी से बताइए कि कितनी को इन्होंने शहरियत दी है कानून बनने के बाद, और किसने जो है इस पे एहतजाज किया, किसने प्रोटेस्ट किया, बताइए हमें जवाब। अरे मेरे बड़े भाई, ऐसा है, आपने न जाने कौन सी पट्टी पहनी है। वो कहावत है ना, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, ठीक है? तो वो आप पे लागू होती है, मुझ पे नहीं। मैंने सीएए का प्रोटेस्ट भी देखा है। मैंने सीएए और मैंने 2019 और 20 की शुरुआत की अगर जिक्र किया था, इसीलिए किया था रिजवी साहब। मुझे अभी तक मेरे उत्तराखंड का छोटा सा बच्चा दिलबर नेगी याद है, जिसके हाथ पैर काट के उस बच्चे को जिंदा जलाया गया था। आप मुझे ये ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर, आप मुझे मत बोलिए। जवाब साहब, मुझे ज्ञान मत दीजिए आप। मैं आपका ज्ञान नहीं हुआ था क्या? ये बताइए कि यहाँ पर अभी रिजवी साहब कह रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। शाहीन बाग में क्या हो रहा था साहब?